वेलकम टू एमकेंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने एक बढ़त का दिन दिखाया है, जबकि ये बढ़त उसी रेंज में है जो कई दिन से चल रही है। 16,500 को आज फिर पार नहीं कर पाया है और नीचे की 16,200 को फिर से इसने टच करने की कोशिश करी है, क्योंकि आज का लो जो है वो 16,240-43 के आसपास का मारा है। मतलब अगर आज टोटल में बोले तो करीब 250 पॉइंट का गेम हो गया और इसने पूरी रेंज को ऊपर से लेकर नीचे तक खेला और बहुत अच्छे से रिटेल को आज लूटा गया। आई एम श्योर खूब पैसा दिया होगा रिटेल ने आज, स्पेशली दी न्यू ऑप्शन ट्रेडर्स ने। बट स्कैल्पिंग का डे था आज, बहुत अच्छा स्कैल्पिंग का ही टाइम चल रहा है। डू जब तक ये रेंज में है, मार्केट भागने नहीं करती, स्कैल्पर्स बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी बड़े टारगेट की बजाय स्कैल्पिंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फर्दर आज मार्केट का अगर नंबर्स की बात करें तो 16,478 16,478 पे बंद हुई, 121 पॉइंट बढ़कर, यानी कि 0.74%। और नीचे में जो गए थे हम, वो हमने लो मारा था 16,243 16,243 का, लगभग 114 पॉइंट नीचे गिरे थे। आज बढ़ने वाले शेयरों में 993 शेयर 993 शेयर्स बढ़ रहे थे और 920 शेयर गिर रहे थे। और अगर इसके साथ में बात करें कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, तो बैंक निफ्टी बहुत छोटी रेंज के अंदर मूव कर रहा था। जो गेम हुआ है वो टोटल आज 139 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है हालांकि, लेकिन अगर गेम की बात करें तो गेम तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि इसने जो लो मारा है वो 34,660 का मारा है, यानी कि लगभग 280 पॉइंट नीचे गया था। और उसके बाद हाई जो मारा है वो 35,149 का मारा है, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर गया था। बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, 1,000-1,200 पॉइंट तक की गेम आराम से हो जाती है। तो आज यहाँ पे एक्सपायरी वाला दिन ये बहुत अच्छे से तय था और ये कुछ इस तरह से था कि दोनों के बीच में मांड वाली थी। शुरू में एफआईआईज ने बेचा और बाद में शायद डीआईएस ने खरीद कर ऊपर बढ़ा दिया मार्केट को, और दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट खा लिए। रिटेल जिसने जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उन्होंने नुकसान खाया होगा, ऑप्शन सेलर्स ने खूब अच्छा पैसा कमाया होगा। आगे की न्यूज को देखते हुए देख लीजिए कि आज स्थिति जो है, मार्केट हालांकि ऊपर बढ़ी है, बट रुपी जो है आज फिर से एक बार लो पे है, अपने 77.81 का लो छू रहा है अगेंस्ट द डॉलर वैल्यू। और ऑयल जो है वो फिर से हाई पे चल रहा है इस समय। यूके क्रूड जो है वो $123 के पास चल रहा है, और जो यूएस क्रूड है वो 122 के आसपास, 121.74 के आसपास चल रहा है। तो ये भी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। तो मार्केट बढ़ क्यों रही है यार? आरबीआई ने कोई बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं दिया। इतनी सपोर्ट बहुत है खैर कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, और आरआर नहीं बढ़ा दिया। सीआरआर अगर बढ़ा देते तो फिर और दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इवेंचुअली ओवरऑल में सब कुछ नॉर्मल ही है। लेकिन बढ़ने के लिए क्या कारण है वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और ऊपर से क्लोजिंग जो हुई है वो बिल्कुल रेंज पे हुई है 16,500 पे। वो बाकी मैं चार्ट में दिखाऊंगा और आपको लेवल्स दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल साफ समझ में आएगा। जो पैटर्न बन रहा है वो या तो ब्रेकआउट का है या फिर रिवर्सल का, देखते हैं उसको आगे चल के। तो आज एफआईआईज ने करा क्या, आज जो है टोटल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था, बट ठीक ठाक सा था। और अगर मैं टोटल बाइंग सेलिंग वैल्यू की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं थी। 1512.64 करोड़ का एफआईआईज ने माल बेचा, यानी कि 1512 करोड़ का माल बेचा, और 1624.90 करोड़ का डीआईएस ने खरीदा, यानी कि 1625 करोड़ का माल लगभग खरीदा गया। और इसके साथ ही मंथली फिगर जो हो गई है वो हो गई है सेलिंग की बाय एफआईआईज 14841, दैट इज 14,841 करोड़, और जो डीआईएस ने बाइंग करी है उसके अगेंस्ट में वो है 10,255.62 करोड़। कैलेंडर ईयर की फिगर जो बन गई है वो बन गई है 2,40,133 करोड़, या 34 कह लीजिए, 33.96। और सेलिंग की बाय एफआईआईज और डीआईएस की बाइंग की जो फिगर बन गई है वो 1,95,623.19 करोड़ बाय करा है कैलेंडर ईयर, जनवरी से लेकर अब तक। तो मार्केट में बहुत अच्छे से एक्सपायरी को मैनेज किया गया आज और खूब पैसा बनाया गया बाय दी ऑप्शन राइटर्स या स्मार्ट मनी, यानी कि डीआईएस एफआईआईज दोनों ने आज कमाया है। तो रिटेल ने खोया होगा तभी कमाया है। तो आज के जो बढ़ने वाले शेयर थे वो कौन कौन से थे? बढ़ने वाले शेयरों के अंदर मैनेज कैसे किया गया? डॉक्टर रेड्डी बढ़ा आज 2.95%। आज लगभग सारे सेक्टर बढ़े हुए थे, किसी भी सेक्टर में गिरावट नहीं थी एक्सेप्ट फॉर एनर्जी एंड एक्सेप्ट फॉर मेटल एंड पीएसयू बैंक्स, ठीक है। जो डॉक्टर रेड्डी कौन कौन से शेयर बढ़े वो देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी 2.95% बढ़ा। रिलायंस द बिग कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन 2.74% बढ़ा। ऑयल एंड इन ऑयल इंडिया बढ़ा 6.16%। इन्फोसिस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, 1% से ज्यादा बढ़ा। आज मारुति 0.47। मारुति को तो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि भाई बाय कर लीजिए, ये तो लॉन्ग टर्म वाले, और इसको रख लीजिए, बहुत अच्छा फायदा देगा। HDFC बैंक बढ़ा 0.75, अगेन द बिग कंट्रीब्यूटर इन निफ्टी। ICICI बैंक अगेन बिग कंट्रीब्यूटर 0.45% बढ़ा। कंटेनर कॉर्प, बायोकॉन, IEX, IGL ये सब बड़े हैं 4.5 से 5% आज की मार्केट में।
और जो गिरने वाले शेयर थे वो कौन से थे? आज मेटल सेक्टर में थोड़ा सा गिरावट थी, और हैरानी की बात यह है कि पीएसयू बैंक सेक्टर में गिरावट थी आज। सिर्फ यही 2 सेक्टर थे जो आज गिर रहे थे, बाकी सारे सेक्टर बढ़ रहे थे। हालांकि टोटल काउंट ऑफ शेयर्स जो बढ़ रहे हैं वो 993 फिर भी बहुत कम है इस हिसाब से, जब सारे सेक्टरों में बढ़त थी। तो गिरने वाले शेयरों में कौन कौन से थे? टाटा स्टील 3.96%, बजाज फाइनेंस 0.94%, SBI 0.92%, टाटा मोटर्स 1.64%, एशियन पेंट्स 0.68% गिरा। तो ये थे गिरने वाले शेयर। अब आगे के लिए क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ रेंज जो है अभी फिलहाल आप नजर रखिए कि इस पे बैंक निफ्टी जब नीचे जाने लगे तो 35,200 180 पे नजर रखिए। अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड कर ले थोड़ी देर तो हम नीचे जा रहे हैं बढ़िया वाला 500 पॉइंट का गेम आप आराम से खेल सकते हैं। और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो 35,300 रेंज छोटी होती जा रही है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। आज फिर नीचे आ गए हैं, 35,300 से 200 के बीच में रेंज है, बहुत छोटी सी रेंज है। कल गैप अप या गैप डाउन बहुत क्लियर कर देगा, मुझे बहुत आशा है कि कल गैप अप या गैप डाउन ही होगा। तो अगर ऊपर की तरफ जाता है 35,300 के ऊपर थोड़ी देर ट्रेड कर लेता तो आप ऊपर के लिए 400 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, और वहां से मुझे इनफैक्ट अच्छी बढ़त के चांसेस हैं 36,000 तक के। और अगर 35,180 के नीचे ट्रेड करता है थोड़ी देर 15-20 मिनट तो आप उसको नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे 34,900 मुझे पहला टारगेट दिख रहा है। बाकी मैं आपको लेवल्स बताता हूँ, उसके अंदर देख लीजिएगा। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर मैं बता रहा हूँ 16,500 ऊपर और 16,200 नीचे, ये 2 रेंज मैंने कल भी बताई थी और वही अभी भी चल रही है। इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। आज इसने रेंज के ऊपरले हिस्से पे बंद करा है, कल इसने नीचे के हिस्से में बंद करा था। बाकी आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या हो रहा है, तो उसके लिए नजर रखिएगा रिलायंस पे और बजाज फाइनेंस पे। ये दोनों अपने एक ऐसे लेवल पे हैं जहां से या तो ये ब्रेकआउट देंगे या ये रिवर्सल देंगे, ठीक है। और अगर ये बढ़ते हैं तो ये बिग कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन निफ्टी, ये दोनों अकेले ही निफ्टी को संभाल सकते हैं। अगर मार्केट गिर रही हो तो रिलायंस, आज जैसा कि हुआ रिलायंस आखिरी में बढ़ाया गया और बढ़ाने से उसको ये जो पॉजिटिव हुआ आखिरी में 100 पॉइंट वो इसी से आए हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लास्ट मतलब 1 आवर के अंदर इसके अंदर गेम करा गया, लंबी लंबी 2 बड़ी कैंडल बनाई गई और उसके अंदर में मार्केट को पॉजिटिव कर दिया गया बिना किसी चिंता के, रुकने ही नहीं दिया गया, ठीक है। तो नजर रखिएगा रिलायंस पे और बजाज फाइनेंस पे। दूसरा नजर रखिएगा किस पे? वर्ल्ड मार्केट पे, डॉलर वैल्यू पे और ऑयल, क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। ये वो चीजें हैं जो कि असर डालेंगी मार्केट पर। उससे बड़ी चीज जो कल आनी है लेकिन वो आएगी मार्केट बंद होने के बाद, वो क्या है? दैट इज यूएस इन्फ्लेशन डेटा। कल हमारी मार्केट बंद होने के बाद लगभग आएगा और वो आने के बाद मार्केट पे, ग्लोबल मार्केट पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट का असर हमारी मार्केट पे भी बहुत गहरा पड़ेगा। तो मैं आपको राय ये देना चाहता हूं आज इसके लिए कि कल कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा, जो कुछ भी करें वो इंट्राडे कर कर बाहर निकल जाइए, या फिर बहुत अच्छे से हेज बनाइएगा तभी होल्ड कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। स्ट्रैडल बना सकते हैं या मतलब जिस भी तरह से आप चाहें उस तरह से, मगर हेज बनाइएगा, ठीक है। तभी आप अगर होल्ड करना है तो करिएगा, नहीं तो इंट्राडे खेलकर बाहर निकल जाइएगा, या अगर कोई पोजीशन आप कैरी कर रहे हैं तो उसे भी क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डेटा बहुत गहरा असर डाल सकता है। इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले जो मार्केट में आया था मूव, वो मंडे को इसी वजह से आया था और वो एकदम से मतलब बियॉन्ड कंट्रोल होता है। प्रॉफिट देगा तो बहुत बड़ा और नहीं तो लॉस देगा तो भी बहुत बड़ा। तो कैपिटल एरोड हो गई तो चिंता का विषय है, प्रॉफिट नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, अगले दिन कमा लेंगे, ठीक है। आइए चार्ट्स देख लेते हैं एंड बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। इफ नीड बी डू पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द डिस्क्लेमर। तो ये देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। भाई देखिए, मैं जो कह रहा था आपको, ये यहाँ पे कहानी क्या चल रही है? कहानी ये कुछ ऐसी चल रही है कि या तो ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है देख रहे हैं आप, यहाँ से ये बना, यहाँ से ये बना, यहाँ से यहाँ पे, और ये आ गया नेक लाइन पे। अब नेक लाइन को ब्रेक कर दे अगर, दैट इज 16,480, तो ये गया ऊपर, जिसके चांसेस अभी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 500 के ऊपर ही मानिए, तो 500 के ऊपर चला गया तो ये ब्रेकआउट है और फिर हम ऊपर जा रहे हैं। अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है और कभी छोटे मोटे मूव के साथ नहीं होता। डब्ल्यू पैटर्न का मूव मतलब बड़ा मूव है, ठीक है। 400-500 पॉइंट आराम से आ जाएंगे अगले 2-3 दिन। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि इसमें एक ट्रेंड लाइन डालने पर क्या बन रहा है, तो आप ये देखिए, इसमें ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से बन रही है, जो कि यहां से अगर हम चलते हैं तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को ये ऑनर करता नजर आ रहा है, जिसको कि ये कह रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए, ऑलमोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है और ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट होता है, ठीक है। अगर ऐसी किसी ट्रेंड लाइन को अगर कभी कोई मार्केट या कोई भी शेयर ब्रेक करता है
तो वो बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, वो भी स्ट्रेंथ यहाँ पे भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है कल गैप अप में सीधा इसके नीचे खुल जाए, इसलिए ये नीचे भी जा सकता है। दैट्स हाउ आई एम सेइंग, ठीक है। तो नजर रखिएगा। अब लेवल्स देख लेते हैं सीधे सीधे स्टोरी को छोड़कर। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है बैंक, ये निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, तो 16,480 के बाद 500 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस अभी भी है। 500 520 को पार करना थोड़ा सा टफ होगा। अगर इसको पार कर लेता है तो अगला लेवल जो है वो 570 के आसपास का बनता है। 570 को अगर 16,570 को पार करता है तो 16,700 तक रास्ता खुल जाता है और हम 700 तक जा सकते हैं। और अगर 16,700 को पार कर लेते हैं तो फिर 16,790 95 का लेवल बनता है। और अगर इसको पार कर लेते हैं तो फिर अगला लेवल 960 का बनता है। 960 के बाद फिर 17,040 का बनता है, जहां से बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक रिवर्सल आ जाए, जबकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी फिलहाल हम वहां के लिए बढ़ रहे हैं, अनलेस ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कल आ जाए। अब अगर नीचे आते हैं तो क्या होता है, 16,480 के नीचे अगर हम बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो बहुत ही नजदीक है, दैट इज 16,450 पे। 450 को अगर हम गैप अप से तोड़ देते हैं या किसी भी तरह से करते हैं ब्रीच करके, तो अगली सपोर्ट जो मिलेगी वो 16,400 पे मिलेगी। 400 को अगर तोड़ देते हैं तो 340 पे फिर एक सपोर्ट है जो कि बहुत अच्छी और स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि अगर निफ्टी स्पॉट यहाँ तक आता है तो वापस बाउंस कर सकता है। और अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 16,230 20 की बनती है, 30-40 की बनती है। यहाँ से अगला लेवल जो आएगा नीचे की तरफ वो होगा 16,150-60। और इसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो है वो 16,110 की बनती है। 110 की सपोर्ट को 16,000 या 100 या 110 की सपोर्ट को तोड़ने के बाद निफ्टी अगला सपोर्ट जो लेगा वो 15,990 पे लेगा। 90 को तोड़कर अगर जाते हैं तो फिर वो 950 के बाद फिर एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जिसको हम कह रहे हैं कि नहीं तोड़ना चाहिए, दैट इज 15,850, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चले गए तो हम लंबे वाले नीचे जा रहे हैं, और अगर ये टूटता है तो फिर हम अच्छे खासे 800,000 पॉइंट छोड़ेंगे निफ्टी में फॉर श्योर। और इसी वजह से मैं अभी तक बाइंग की राय नहीं दे रहा हूं। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि भाई बाय कर लीजिए, टाइम आ चुका है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो शेयर अपने अच्छे वाले पकड़ के रखिए। कि रिलायंस खरीदना है तो मत खरीदेगा, वो बहुत ऊपर बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे HDFC खरीदना है, ICICI बैंक खरीदना है, SBI खरीदना है, या बजाज फाइनेंस खरीदना है, तो भाई एक एशियन पेंट्स खरीदना है, तो ऐसे शेयरों को एक एक दो दो करके खरीदते रहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और जब जब गिरेंगे तब तब बाय करते रहिए, ठीक है। अपने हाई से 30-40% 20% से तो कम नीचे हैं ही। और अगर ये यहाँ से वापस रिकवरी लेंगे तो ये बहुत ऊपर जाएंगे, और नीचे जाते हैं तो 10-20% और जा सकते हैं, तो वहां पे आप फिर ऐड कर लीजिएगा। इसीलिए स्टैगर्ड वे में बाइंग करिए, वो टाइम है ये। मुझे लग रहा है कि ये साल ऐसे ही निकलने वाला है। मई तक तो निकल चुके हैं और आगे भी मुझे लगता नहीं कि हम इस साल कोई बड़ा वाला ब्रेकआउट या ब्रेकअप देने वाले हैं। गए तो नीचे की तरफ के चांसेस ज्यादा हैं, बट ऊपर की तरफ के मुझे नहीं लगता कि नया हाई इस साल बनता तो नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट दिसंबर से पहले। दिसंबर में FIS का फिर से बैलेंस शीट क्लोज होती है, उस समय कुछ बने तो बने, अदरवाइज ये मई का महीना था, इसके अंदर चेंज हो जाते हैं। और जून के अंदर अभी पैटर्न बन रहा है तो इस समय बन जाना चाहिए। मई के बाद जून में मार्केट हमेशा बदलती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और अभी भी रेंज में ही है। तो पुरानी हिस्ट्री फेल हो रही है, ठीक है। अभी 10 दिन निकल चुके हैं भाई, 9 जून हो गई है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, वरना ये पहले हफ्ते में 2 दिन में 3 दिन में दिखा देते थे। तो अब आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे अगर ये हमें ट्रेड करना है कल। तो कल या जब तक ये ब्रीच नहीं होते तब तक ये लेवल्स वैलिड रहेंगे। तो आपको बता दूं मैं कि अभी सबसे पहला लेवल अभी 35,116 पे है। अगर हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस की जाएगी वो होगी 35,180 पर। 180 के ऊपर अगर हम जाते हैं, 150 से 180 के ऊपर हम जाते हैं तो अगली रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं, वो होगी 35,320 के आसपास। 320 से ऊपर अगली रेजिस्टेंस 440 पर है, 450 पर। 450 को पार कर लेते हैं अगर, तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो 35,750 पे बनती है, जो कि एक अच्छी रेजिस्टेंस हो सकती है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, और अगर यहाँ से नहीं लिया तो अगला रेजिस्टेंस लेवल जो होगा वो होगा 36,000 या 35,950 का। 950 के ऊपर मार्केट को जाने में दिक्कत होगी, वहां से वो जरूर रिवर्सल आएगा, ठीक है, या कम से कम टाइम बिताएगी ऊपर जाने से पहले। तो आप उस पर नजर रख सकते हैं। और उसके बाद 36,000 को अगर पार कर लिया तो फिर एक अच्छा वाला आप मूव आ सकता है, प्रोवाइडेड क्लोजिंग इसके ऊपर हो और उसके बाद अगले दिन हम इसे सस्टेन करें और ब्रेक ना। नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो पहला लेवल जो डाउन साइड में आता है वो 35,050 का आता है। 35,050 की सपोर्ट को अगर तोड़ देते हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बन रहा है, ट्रेंड लाइन से भी बनता है, फिबोनाची से भी बनता है, और
आज की कैंडल के अप और हाई के हिसाब से भी बनता है। मतलब टेक्निकल्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल चीजों से इसकी सपोर्ट बनती है, तो इसको ब्रेच करना थोड़ा आसान नहीं होगा। 35,040 पे नजर रखिएगा। इसके नीचे जाए तो ऊपर आने की कोशिश करेगा, और ऊपर जाए तो नीचे आने की कोशिश भी कर सकता है। बुल्स एंड बियर्स की फाइट जो है वो यहाँ पर डिसाइड होगी। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर अगर हम बात करें तो अगली सपोर्ट जो आएगी वो 34,950 के आसपास आएगी। 34,950 को अगर ये ब्रीच कर देता है तो उससे अगली सपोर्ट जो है वो 34,800 की होगी। 34,800 की सपोर्ट को तोड़ने के बाद अगली सपोर्ट जो है वो 34,650 की बनती है, और 650 की सपोर्ट को तोड़ दें अगर तो फिर 34,540 इस पे नजर रखिएगा। ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये अगर ब्रीच होती है तो फिर हम नहीं, मतलब मार्केट बियर्स के कंट्रोल में जाती नजर आ रही है। उसके बाद अगला जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो होगा 34,350, और उसके बाद सीरियस लेवल आ जाएगा 34,200। इसको किसी भी स्थिति में ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रीच करके मार्केट एक भी दिन क्लोज हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि फिर हम अच्छे वाले नीचे जा रहे हैं। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। So that's it from my side for now. Do good trades, be profitable. God bless us all. Stay connected. Thank you so much for all your support. See you in next video.